हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आप लोगों ने इसको बहुत बार एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, अपनी मॉड्यूल की बुक से पढ़ा होगा और उसके बाद भी आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, डर जाते हैं इस टॉपिक से। तो आज उसी डर को हम लोग डराते हैं और इसी वाले टॉपिक को फिर से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को एक बेटर क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जनरेशन के बारे में। एक बार कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है वो समझ में आए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब ये जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है, इसका जो जनरेशन है, ये 3 स्टेप्स में होता है। वो 3 स्टेप क्या है वो देखते हैं। पहला जो स्टेप है हमारे पास उसको कहते हैं पोलराइजेशन। दूसरा हम देखेंगे डीपोलराइजेशन और तीसरा जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट रेस्ट क्या चीज़ होती है। तो मान लेते हैं ये कोई नर्व फाइबर है, ठीक है, नर्व फाइबर है। ये रेस्टिंग स्टेज में मैं बता रही हूँ। रेस्टिंग स्टेज में हमने देखा ये नर्व फाइबर है, इसके अंदर हम देख रहे हैं एक्सोप्लाज्म है। तो इसके बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा यहाँ पे चार्ज पाया जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है और अंदर जो एक्सोप्लाज्म है उसमें हम कौन सा देखेंगे, कौन सा चार्ज मेनली मिल रहा है? नेगेटिव। अब ऐसा क्या हुआ कि हमें यहाँ पे बाहर मिल रहा है पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, ऐसी क्या चीज़ हो रही है? एक्चुअल में एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर जो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। अब जब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये -70 मिली वोल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम एग्जैक्ट -70 है, ऐसा नहीं है। मतलब बाहर जो भी है ना उससे यहाँ पर 70 मिली वोल्ट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं अगर बाहर 100 मिली वोल्ट है पोटेंशियल, अंदर कितना होगा? +30। ठीक है, तो मतलब उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है? -70 मिली वोल्ट है। इतना क्लियर? अब देखो ये वाली चीज़ हम देख रहे हैं, अंदर जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हमने बोला -70 मिली वोल्ट। इसी को हमने एक और नाम दिया, वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हमारा? -70 मिली वोल्ट। अंदर हमने देखा नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या ज़्यादा पाया जा रहा है? सोडियम आयन। सोडियम आयन बाहर हमें बहुत ज़्यादा मिलता है और एक्सोप्लाज्म के अंदर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हमें पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ कि बाहर इतना सारा सोडियम आयन है, अंदर इतना पोटेशियम आयन है, ये सब चीज़ें। और दूसरा हमारा क्वेश्चन ये आता है कि भाई पोटेशियम आयन भी क्या हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो अंदर इतना नेगेटिव चार्ज क्यों है? आगे ये वाले क्वेश्चन, अब इनको एक एक करके ज़रा रिजॉल्व करते हैं। तो देखो ये वाला जो स्टेज है जहाँ मैंने आपको बोला ये रेस्टिंग स्टेज है, इसको हम पोलराइज स्टेज भी बोलते हैं। पोलराइज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो, ये जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर नीचे दोनों साइड पे चार्ज पाए जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको बोला पोलराइज स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा पोलराइज कंडीशन है क्योंकि दोनों के आसपास हमने देखा चार्ज है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि अंदर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है ज़्यादा, बाहर हम देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी क्या रीज़न रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर पाए जाते हैं चैनल्स। अब ये चैनल क्या होते हैं? चैनल क्या है? रास्ता, पैसेज है जिसके थ्रू हम देखते हैं आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं बता देती हूँ टाइप्स ऑफ चैनल्स, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो चैनल्स कौन कौन से हैं। चैनल्स हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहला चैनल जो है हमारे पास उसको लीकेज या लीकी चैनल बोलते हैं। ठीक है, लीकेज या लीकी चैनल, लीक कर रहा है कोई चीज़, तो मतलब पैसिवली इसमें हम देख रहे हैं सामान निकले जा रहा है। ठीक है, ये लीकेज चैनल सोडियम के भी हैं एंड पोटेशियम के भी हैं।
पर पोटेशियम के अमाउंट ज़्यादा है लीकेज चैनल का और सोडियम चैनल जो है वो कम है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। सेकेंड हम देखेंगे जो चैनल है हमारे पास वो क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल मतलब एक कोई पर्टिकुलर वोल्टेज है उस टाइम पे इसका गेट खुलेगा। जहाँ पे भी गेट आ रहा है ना, मतलब ये वाले जो हैं ये कभी खुल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं, ऐसी वाली कंडीशन है। लीकी चैनल में हमने कहीं गेट नहीं पड़ा, ठीक है, तो ये वाला हमारा पैसिवली इसमें से फ्लो हो रहा है। वोल्टेज गेटेड एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, उस टाइम पे हम देखेंगे चैनल खुलेंगे। तो इसमें भी हमारे पास एक सोडियम का चैनल भी है और पोटेशियम का चैनल भी है। जो सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है बहुत एक्टिव है और जो पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है ये बहुत सुस्त है, बहुत धीरे धीरे खुलता है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये कैसा है, सुस्त, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे थर्ड जो चीज़ है जिसके थ्रू पैसेज हो रहा है वो है हमारे पास मैकेनिकल गेटेड चैनल। मैकेनिकल नाम से समझ में आ रहा है, मतलब कुछ मैकेनिकल या तो प्रेशर होगा या टच होगा, उसकी वजह से ये चैनल ओपन हो रहा है, ठीक है, ये वो हो गया। फोर्थ और आखिरी जो हमारा चैनल है वो देखते हैं, लाइगैंड गेटेड चैनल। अब लाइगैंड यहाँ पे मतलब क्या है, केमिकल। तो किसी केमिकल की हेल्प से हम देखें जो चैनल है ये खुल रहा है। तो ये 4 टाइप के चैनल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इतना क्लियर। अब वापस हम पहुँचते हैं पुराने टॉपिक पे। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो पहुँचते हैं वापस अपने पुराने टॉपिक पे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है, बाहर हमने देखा पॉजिटिव चार्ज है, अंदर हमने क्या देखा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, इस टाइम पे जो हम देखें लीकी चैनल है वो खुले हुए, खुले तो हमेशा ही रहते हैं। तो यहाँ से पोटेशियम जो है ना वो बाहर आराम से निकले जा रहा है, पैसिवली जा रहा है। तो कैसे होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो पोटेशियम का बहुत ज़्यादा पैसेज हो जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब एक पॉजिटिवली चार्ज आयन हमारा बाहर जाएगा, अंदर जो हमारा चार्ज होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना, ठीक है जी। तो एक तो ये चीज़ लिख देती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा पोलराइज स्टेट में, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है। पोटेशियम आयन के फिर से बता रही हूँ लीकी चैनल्स बहुत ज़्यादा है इसलिए वो निकल रहा है। सोडियम आयन जो है इसके लीकी चैनल बहुत कम है। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, पोलराइज स्टेट में क्या होता है, सोडियम आयन के लिए हम देखेंगे ये जो मेम्ब्रेन है ये नियरली इम्परमिएबल होता है। तो लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्सॉन मेम्ब्रेन इज नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन। अब सोडियम जो है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है हमारा अंदर नहीं आ पा रहा है, तो भी अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया। एक कंडीशन ये हो गई, दूसरा ये हो गया। तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पाया जाता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। तो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ से 3 सोडियम आयन को बाहर फेंकेगा और इन रिटर्न हम देखेंगे 2 पोटेशियम आयन अंदर लाएगा। देखना क्या होगा, 3 सोडियम आयन का इफ्लक्स और 2 पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स। पंप है, पंप क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमने क्या देखा, ATP का यूज होएगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है, जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर ज़्यादा है। तो जब यहाँ से इस पंप ने 3 सोडियम आयन को बाहर भेजा और इन रिटर्न जहाँ पे ऑलरेडी पोटेशियम इतने ज़्यादा है वहाँ 2 पोटेशियम भेजे, तो एनर्जी तो लगेगी ना भाई।
तो अब देखो ये पंप की वजह से कैसे कंट्रीब्यूट हो रहा है हमारे अंदर नेगेटिव चार्ज। जब हमने 3 पॉजिटिव चीज़ बाहर भेजी और सिर्फ 2 पॉजिटिव चीज़ हमारी अंदर आई, तो नेट पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, बाहर या अंदर? बाहर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर दोनों से 2-2 ले भी ली तो किसके पास बच जाएगा फिर भी पॉजिटिव चार्ज? बाहर। ठीक है, तो इस वजह से हमने देखा कि बाहर हमारा नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। आखिरी चीज़ हम देखेंगे क्यों अंदर नेगेटिव चार्ज है। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो लिख देती हूँ, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर ये जो सारी चीज़ मैंने बताई आपको बताई पोलराइज स्टेट की। पोलराइज स्टेट में हमने क्या देखा, बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्ज है अंदर, उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहली चीज़ इफ्लक्स हो रहा है पोटेशियम आयन का थ्रू लीकी चैनल्स। दूसरा हमने क्या देखा, जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है इट इज़ नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन। सोडियम आयन बाहर से अंदर आ नहीं रहा ताकि इसको थोड़ा तो पॉजिटिव करे, बट वो हो नहीं पा रहा। थर्ड हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पाया जा रहा है एक पंप। पंप ने क्या किया, 3 सोडियम आयन को बाहर भेजा, 2 पोटेशियम को अंदर भेजा, तो नेट पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा है। ये चीज़ हो गया। चौथी और आखिरी चीज़ हम देखेंगे, अंदर पाए जा रहे हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। उस वजह से हमने देखा यहाँ पे कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। इतना क्लियर है बच्चों? ये चीज़ थी हमारी पोलराइज स्टेट में। पोलराइज स्टेट को पोलराइज क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे अराउंड द मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, दोनों चार्ज पाए जा रहे हैं। इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं हमारा डीपोलराइजेशन। तो बच्चों अब हम बात करते हैं डीपोलराइजेशन की। हमने पोलराइज स्टेट में क्या देखा था, हमने देखा था अंदर था नेगेटिव चार्ज और बाहर था पॉजिटिव चार्ज। मैंने अभी ये जो हम देख रहे हैं नर्व फाइबर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी। अभी हम बात करते हैं ए की। हमने देखा ये भी पोलराइज स्टेट में, ये भी पोलराइज है, सारा आगे तक पोलराइज है क्योंकि ये भी रिलैक्स्ड है। इस टाइम पे हमने क्या देखा, एक स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, जो मुश्किल से 10 से 15 मिली वोल्ट का होता है। उतने से स्टिमुलस से देखो क्या चीज़ होती है, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो खुल जाएगा। सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा तो अब क्या होगा, सोडियम आयन की भरमार अंदर बहुत सारे आते जाएंगे। अब जब सोडियम आयन अंदर आने लग जाएगा तो अंदर का जो -70 था वो हमारा जो मिली वोल्ट है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भाई पॉजिटिव आयन आ रहा है अंदर, हमारा केटायन आ रहा है तो अंदर कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो वही चीज़ है, देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा। अब इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। हम -70 पे थे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, जैसे ये 60 पे पहुंचा, मतलब ये देख रहे हो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, -70 से -60 कितना हुआ, +10। वो जो +10 है हमारा वो क्या है, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। उसकी वजह से हम देखेंगे अब सोडियम और पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल चुके हैं। सोडियम वाला बहुत एक्टिव है, बहुत जल्दी खुल गया। पोटेशियम वाला भी क्या है, ढीला है, वो अभी तक इतना खुला नहीं है, धीरे धीरे खुलेगा वो। तो अब देखो -60 पे जैसे ही पहुंचा, सोडियम की फर्दर एंट्री हो ही जा रही है। इसकी वजह से अब क्या होगा, हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब क्या हो जाएगा, 0। जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन की दोनों तरफ कोई भी चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइज। डी का मतलब क्या समझते हैं, कोई चीज़ जो एब्सेंट है। पोलर का मतलब हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, चार्ज। तब वो चार्ज है ही नहीं, मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है। इसलिए हमने इस कंडीशन को क्या बोला, डीपोलराइज स्टेट। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो -70 जो था हमारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या है, रेस्टिंग या RMP लिख देती हूँ। बताया था आपको RMP इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। फिर हमने देखा -70 से जब पहुंचा 0 तक, ये कौन सी कंडीशन थी, ये इसकी डीपोलराइज हो रहा था, तो डीपोलराइज। ठीक है, बट यहीं पे थोड़े मान जाएंगे सोडियम के चैनल, और फेंके जा रहे हैं अंदर, सोडियम डाले ही जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अंदर अब कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। और इसके कंपैरिजन में बाहर जो हम देखेंगे आयंस कम हो गए, तो बाहर अब कैसा हो जाएगा, नेगेटिव।
अब हमारा जो अंदर चार्ज हो गया है, आप देख रहे हो पूरी पोलैरिटी बदल गई है। अब ये जो हमारा अंदर चार्ज हुआ ये कितना हो जाता है, ये पहुंच जाता है +30 मिली वोल्ट। ठीक है, अब इसको जब हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, सो ये देखो सोडियम आयन की एंट्री होते होते ये +30 पे पहुंच गया। ये वाला पीरियड बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर ये +30 पे पहुंच गया, इस वाले पोटेंशियल को, क्योंकि अब क्या है ये एक्शन में आया, काम कर रहा है भाई, है ना, ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा, तो कुछ एक्शन में आया है, तो इस पोटेंशियल का नाम क्या है, एक्शन पोटेंशियल। तो हम देख रहे हैं +30 मिलीवोल्ट क्या है हमारा, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इतना क्लियर। चलो जी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस है, झट से क्या होगा, सोडियम चैनल बंद, इस टाइम पे बंद हो जाएंगे। और साथ में देखो क्या हुआ, जब यहाँ पे इतना सारा सोडियम आयन आ गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। यहाँ दूसरा जो हमारा पॉइंट बी है, यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव। फ्लो ऑफ करंट कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वही चीज़ होगा यहाँ पे। अब वो जो स्टिमुलस जो आया था वो इम्पल्स लेके कहाँ चला गया, पॉइंट बी पे। जैसे ही यहाँ पे गया इम्पल्स, यहाँ पर हमारे सोडियम के चैनल क्या हो जाएंगे, एकदम से बंद। सोडियम के चैनल बंद होते ही अब फर्दर सोडियम की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन में हमने सबसे पहली चीज़ क्या देखी, सोडियम चैनल ओपन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंट्री हो गई। एक पॉइंट ऐसा आया कि जो पोटेंशियल है इट रिड्यूस्ड टू 0। तब हमने बोला कि मेम्ब्रेन कैसा हो गया है, डीपोलराइज्ड। ठीक है जी, फर्दर सोडियम की एंट्री होती रही, फर्दर एंट्री ऑफ सोडियम आयन क्रिएटेड एक्शन पोटेंशियल, जो कितना था हमारा, +30 मिलीवोल्ट। लेकिन ये बहुत शॉर्ट लिव था, ये आगे चला गया, यहाँ से स्टिमुलस हट गया। अब क्या होगा, अब हमारे जो सोडियम चैनल है वो हो जाएंगे बंद, और क्या चलना शुरू हो जाएंगे, अब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो भाई सोडियम तो यहाँ पे ट्रैप होके रह गया, ये देखना यहाँ पर से अब इम्पल्स जा चुका है। अब हमारा बी वाला जो साइड है ये डीपोलराइज होगा, लेकिन अब इसकी कहानी देखते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, ये था सारा डीपोलराइज स्टेट। अब जो फिर से जो होने वाला है इसके साथ वो क्या है, रीपोलराइजेशन, मतलब वापस से ये अपनी रेस्टिंग स्टेज में आने वाला है। तो इस केस में क्या हुआ भाई, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तो यहाँ से हट गया। अब क्या हुआ था, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ये खुल गए। इसने क्या किया, पोटेशियम को बाहर भेजना शुरू कर दिया। फिर से क्या हो गया, बाहर जाने लग गया पॉजिटिव चार्ज, अंदर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लग जाएगा। ये मैं बता रही हूँ आपको रीपोलराइजेशन में। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, अब फिर से सोडियम पोटेशियम पंप जो है फंक्शनल हो गया। सोडियम पोटेशियम पंप ये हो गया फंक्शनल। तो अंदर जो भी बचे हुए थे हमारे सोडियम आयन, उन सबको भी तो बाहर भेजना है। बाहर भेजने का काम कौन करेगा, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। तो अब इन्होंने क्या किया, सोडियम जो है उसको इन्होंने बाहर भेजना शुरू कर दिया। तो हमने देखा 3 सोडियम आयन यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और इन रिटर्न क्या हो रहा है, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं। ये चीज़ हो रहा है। अब देखो ये जो चीज़ होने की वजह से क्या हुआ, अंदर फिर से एक जो चार्ज क्रिएट हो गया, वो कौन सा था, वो हो गया नेगेटिव, और बाहर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो वापस से क्या हो गया, ये अपनी रीपोलराइज मतलब ओरिजिनल स्टेट में आ गए। इतना क्लियर है। एक बार फिर से बताती हूँ, डीपोलराइजेशन में हमने क्या देखा था कि सोडियम आयन की एंट्री हो गई थी, जिसकी वजह से अंदर हमने देखा पॉजिटिव चार्ज हो गया था, लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड था। उसके जस्ट बाद हमने देखा जब एक साइड से दूसरी में चला गया, तो वापस से जब यहाँ पे अब कोई स्टिमुलस नहीं रहा, सोडियम चैनल हो जाते हैं बंद, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम का इफ्लक्स होने लग गया। अंदर जितना भी सोडियम है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज था, वो सारा
सोडियम हम देखेंगे बाहर निकल रहा है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर? ये सारी चीज़ें हमारी होने लगी रीपोलराइजेशन में, मतलब वापस से -70 मिली वोल्ट पे आने लगे। अब वापस आ जाते हैं इस डायग्राम पे। भाई देखो +30 से कम होते 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 कहाँ पहुँच गया, -70 तक आ गया। तो ये क्या हो रहा है, जब नीचे जा रहा है इस स्टेज को हमने बोला रीपोलराइजेशन। ठीक है, पर ये जो पोटेशियम आयन है ना हमारा, ये थोड़ा ना बावरा है, इसको पता ही नहीं कब तक रुकना है, निकले ही जा रहे हैं निकले ही जा रहे हैं निकले ही जा रहे हैं। इतना निकल गया कि अब अंदर जो चार्ज है हम देखेंगे, ये देख रहे हो एक्सोप्लाज्म के अंदर और ज़्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज, जो -70 था हमारा है ना पोलराइज स्टेट में, अब क्या हो गया, ये हो गया -90 मिली वोल्ट। इतना सारा पोटेशियम बाहर निकल गया कि अंदर हमारा बहुत नेगेटिव चार्ज हो गया, और इस वजह से जो कंडीशन आई उसको हमने बोला हाइपर पोलराइजेशन, जिसमें हमने क्या देखा, चार्ज कितना हो गया, -90 मिली वोल्ट। इतना क्लियर? अब देखो इसके साथ तो दिक्कत हो गई, क्या हुआ दिक्कत, ये देखो -70 था, ये जब मैंने बताया बहुत सारे पोटेशियम निकला, निकलते निकलते कितना हो गया, -90 तक पहुंच गया। ये वाली स्टेज को हमने बोला हाइपर पोलराइजेशन। इतना क्लियर है सबको? यहाँ तक मुझे लगता है अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब इस बेचारे के साथ चोट क्या होगी, मैंने आपको क्या बताया था, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना होता है, 10 से 15 मिली वोल्ट होता है। उतना मिलते ही एकदम से क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। अब अगर हम हाइपर पोलराइज स्टेट में आ गए तो क्या होगा, अगर मैंने 10 से 15 दे भी दिया ना, तो देखो इसका कितना होगा, अगर मैंने -90 में +10 या +15 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट, अगर 15 मैंने ऐड कर दिया इसमें तो कितना हो जाएगा, -75। बट क्या -75 में इसने काम करना शुरू किया, 70 में तो ये बेचारा सुस्त तो पड़ा है, काम इसने 60 से करना शुरू किया, तो -75 में कैसे कर देगा। तो ये जो हाइपर पोलराइज स्टेट है, इस वाले पीरियड को हम एक और चीज बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें क्या हुआ, ये वो पीरियड है जिस टाइम पे हम देखते हैं कि अगर कोई स्टिमुलस आता है तो भी जो नर्व है, नर्व इम्पल्स जो है वो आगे ट्रांसमिट नहीं होता, वो उसको रिसीव ही नहीं करता है। ये चीज़ मैं सिर्फ नर्व फाइबर के लिए नहीं बता रही, ये सेम एप्लीकेबल है हमारा मसल्स के लिए भी। ठीक है, मसल फाइबर और हम देखें नर्व फाइबर दोनों ही एक्साइटेबल हैं। नर्व फाइबर जब हमारे एक्साइट हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इम्पल्स का कंडक्शन हो रहे हैं। मसल फाइबर का जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल फाइबर का जब एक्साइटमेंट हो रहा है, तब हम क्या देख रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये इस टाइम पे जो हाइपर पोलराइज स्टेट है, इस टाइम पे हम क्या देखेंगे, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में आ गए, मतलब इनको अगर एक स्टिमुलस दिया 10 से 15 मिली वोल्ट वाला, तो भी इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर ऐसे तो क्या होगा भाई, हमारी सारी नर्व फाइबर सुस्त हो जाएंगी, कुछ कर ही नहीं पाएंगी। क्या ऐसे हम काम चला सकते हैं, नहीं। तो इस हाइपर पोलराइज स्टेट से वापस पोलराइज लाने का काम कौन कर रहा है, उसमें जो हमको हेल्प कर रहा है, वो जो हमारा शहंशाह है, वो कौन है, सोडियम पोटेशियम पंप। भाई देखो, जब ये सोडियम आयन को बाहर भेज रहा था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, तो ये जो पोटेशियम जो एकदम बंजारों की तरह भागे जा रहा है, वो चीज़ ना हो, उसको कौन लेके आ रहा है, भाई 2 पोटेशियम भी तो लेके आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये मेंटेन कर रहा है अंदर थोड़ा सा, तो ऐसा हो कि एकदम -90 ना, इतना भी नेगेटिव ना चला जाए, थोड़ा तो अंदर ठीक ठाक रहे। उस चीज़ को मेंटेन किसने किया, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप ने। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो इसे एक बार झट से हम लोग ये वाले इंपॉर्टेंट डायग्राम से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये सारा था हमारा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। तो एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या चीज़ हुई। हमने देखा था जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो 3 स्टेप में हो रहा है, पोलराइज, डीपोलराइज एंड रीपोलराइज। पोलराइज स्टेट में हमने देखा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अंदर हमने देखा था नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव क्यों था, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन थे। पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा था, किससे, लीकी चैनल से। सोडियम के चैनल खुल नहीं पा रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, और सोडियम पोटेशियम पंप उस टाइम पे काम कर रहा था। ठीक है, अगर सोडियम पोटेशियम पंप किसी टाइम काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ तब कर रहा है जब डीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, जब ऑलरेडी सोडियम आयन आ ही रहा है तो उस टाइम पे सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है।
तो ये -70 था, एक इस टाइम पे हमारा क्या था, ये पोलराइज स्टेट है, -70 इज पोलराइज। इसको मैं एक बार और अच्छे से बना दूंगी डायग्राम। तो ये पोलराइज स्टेट है -70, इसको मिला +10 के अराउंड का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। -70 हमारा क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलते ही क्या हुआ, हमने देखा कि ये डीपोलराइज होते होते कहाँ पे पहुंच गया भाई, 0 पे। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल 0 हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, मेम्ब्रेन हमारी कैसी होगी, डीपोलराइज। इस टाइम पे सोडियम के चैनल खुल चुके हैं, ठीक है, और सोडियम की बहुत ज़्यादा एंट्री हो जा रही है इनटू द एक्सोप्लाज्म। इससे क्या हो रहा है, अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा है कि +30 तक पहुँच गया। अब उस टाइम पे जो पोटेंशियल जनरेट हुआ उसको हमने बोला एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये होता है शॉर्ट लिव। जैसे ये जो स्टिमुलस था वो आगे वाली में जाता है, हमारा आगे वाला जो साइड है नर्व फाइबर का, एकदम से वो जो पॉइंट था जहाँ पे हमारा डीपोलराइजेशन हो रहा है, वापस से क्या होगा, अपना ओरिजिनल स्टेट में आने लगेगा। तो हम देखेंगे ओरिजिनल स्टेट में आने लग गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमें देखा सोडियम चैनल हो जाते हैं बंद, ठीक है, और पोटेशियम का इफ्लक्स शुरू, और सोडियम पोटेशियम पंप भी शुरू हो जाता है। तो वापस से इसका चार्ज नेगेटिव होता जा रहा है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है, वापस अपने ओरिजिनल चार्ज में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, फिर से पोलराइज। इस कंडीशन को हमने बोला रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन होते होते एक पॉइंट ऐसा आया कि पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडियंट चैनल को अपने को कोई कंट्रोल ही नहीं है, इतना सारा पोटेशियम को उसने बाहर निकाल दिया कि अंदर कैसा चार्ज हो गया, बहुत नेगेटिव, -90 मिलीवोल्ट। उस -90 मिलीवोल्ट को हमने क्या बोला, हाइपर पोलराइजेशन। अब हाइपर पोलराइजेशन में क्या है, ये एकदम सुस्त हो चुका है, अगर कोई स्टिमुलस आएगा भी ना तो भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो वापस से इसको हाइपर पोलराइज से पोलराइज स्टेट में लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपको पता होना चाहिए, वो है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। इतना क्लियर है बच्चों। ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरा मैं फिर से बताती हूँ इसको, ठीक है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का डायग्राम एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ हुई थी। -70 में हमने क्या देखा था, -70 क्या था हमारा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये कब आया था हमारा, जब कौन सी स्टेज में थे हम लोग, पोलराइज। तो -70 हमने देखा क्या था, पोलराइजेशन, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमें मिला थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, कितना था, 10 से 15, +10 to +15 लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस +10 to +15 मिलीवोल्ट, इतना मिला। अब क्या हुआ, यहाँ से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए थे, जिसकी वजह से हमने देखा था ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ गया। 0 पर जब आया, ये वाला स्टेज क्या था हमारा, डीपोलराइजेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 0 पे आया मतलब डीपोलराइजेशन। फिर हमने देखा कि फर्दर सोडियम की एंट्री होने लगी, जिसकी वजह से कैसा हो गया ये, +30। इस टाइम पे कौन सा पोटेंशियल कहलाता है, ये एक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारा हो गया एक्शन पोटेंशियल। अब क्या हुआ भाई, इम्पल्स तो आगे चली गई, ये वाला वापस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव होने लग जाएगा, तो नीचे जाने लग जाएगा। जब ये नीचे जा रहा है, इस वाली स्टेज को हम क्या बोलेंगे, वापस से पोलराइज हो रहा है ना, ये नीचे आ रहा है और वापस से पोलराइज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। ये डी था और ये जो नीचे जाते जाते हो रहा है वो क्या है, रीपोलराइजेशन। और फाइनली हम क्या देखेंगे, ये जब होता जा रहा है, मैंने दादा कि पोटेशियम है उसको कंट्रोल ही नहीं अपने पे, वो बहुत ज़्यादा निकले जा रहा है चैनल से, तो ये पहुँचते पहुँचते कहाँ तक पहुँच जाएगा, -70 से भी नीचे पहुँच गया, कहाँ तक, -90 पे। और जब -90 पे पहुँच गया, इस कंडीशन को हमने क्या बोला, हाइपर पोलराइजेशन। तो यहाँ पे ABCD करके लिखा हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ है। -70 हमारा क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये किस टाइम पे होता है, जब हमारा पोलराइजेशन हो रखा होता है। फिर हम देखते हैं डीपोलराइजेशन होते होते ये वाला जो स्टेज है, ये जो 0 है, दिस इज डीपोलराइज स्टेट, ठीक है।
यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है, बट एग्जैक्ट डीपोलराइज हमारा ये 0 जब हमारा देखेंगे मिली वोल्ट होता है। फर्दर 30 तक पहुँचा, +30 ये एक्शन पोटेंशियल था। फिर हम देखेंगे सोडियम चैनल बंद हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, वापस से नीचे नीचे नेगेटिव होता गया। जब नेगेटिव हो रहा है तो उसको हमने क्या बोला, रीपोलराइज हो गया। एकदम पहुँच के एकदम -90 तक जब आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर क्यों बोला है बच्चों, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुका है, अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इतना क्लियर है। तो ये वाली चीज़ें तो थी हमारी इस ग्राफ में, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एनसीईआरटी का है, जिसको मैंने 2-2 बार इसीलिए बताया क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इतना क्लियर है। एक चीज़ और यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जो पोटेशियम आयन है ये मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर हमारा आयन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा है, जरा जल्दी से मुझे आप कमेंट बताओ, कौन सा आयन है जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कंडक्शन पे। तो बच्चों अब हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे इम्पल्स जनरेट हुई थी ये हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। अब ये जो इम्पल्स है ये आगे कैसे कंडक्ट होगी, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये एक जो नर्व फाइबर है इसके मैंने 3 साइड में डिवाइड कर दिया, A, B, C। अब ये पूरा रिलैक्स है, कोई इम्पल्स नहीं आया, कुछ नहीं है, और क्योंकि रिलैक्स है तो ये कैसे है, अभी पोलराइज स्टेट में है। हम देखेंगे हर तरफ अभी कैसा है, -70, -70, -70 मिलीवोल्ट, इस तरीके से अंदर करंट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो खुल जाएंगे, पोटेशियम वाले धीरे धीरे खुलेंगे, सोडियम वाले जल्दी खुल जाएंगे। और सोडियम चैनल खुल जाएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा सोडियम का, जिसकी वजह से अंदर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब हम देखेंगे अंदर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, और बाहर हो जाएगा नेगेटिव। अंदर जब पॉजिटिव हो गया तो कितना होगा, +30 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब जैसे हमें पता है फ्लो ऑफ करंट कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये जो इम्पल्स है यहाँ से हम देखेंगे इधर चली जाएगी। तो अब ये जो स्टिमुलस आया था इन फॉर्म ऑफ इम्पल्स हमारे यहाँ चला गया, ये हमारा भी कौन से स्टेज में था, डीपोलराइज था, ये कैसा था, पोलराइज। तो एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, देखना ये एक वेव की तरह गया, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, ये हुआ। अब इसके अंदर भी सेम वही सारी चीज़ होंगी, क्या होगा भाई, यहाँ पे भी सोडियम चैनल खुलेंगे, अंदर कैसा चार्ज हो जाएगा, अंदर हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये क्या बन गया, ये वाली स्टेज कौन सी होगी हमारी, डीपोलराइज। यहाँ पे पॉजिटिव, ये +30 हो गया, और ये भी क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ से भी इम्पल्स अब आगे जाएगी, भाई इम्पल्स यहाँ से भी आगे गई इन फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। तो हमने आगे आगे तो बढ़ के देख लिया, पीछे नहीं देखा कि पीछे क्या होगा। जब यहाँ से हमने देखा कि हम देख रहे हैं वेव ऑफ डीपोलराइजेशन चली गई, अब इट इज़ नो मोर डीपोलराइज, वापस से क्या हो जाएगा, ये रीपोलराइज होगा। और री में भी क्या हो जा रहा था भाई, हाइपर पोलराइज। तो अंदर कैसे चार्ज हो गए थे यहाँ पे, एकदम नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइपर पोलराइज। अब अगर इम्पल्स वापस आके इसको एक्टिवेट भी करना चाहे कि चल भाई तो एक और जनरेट कर दे, क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी कौन सी स्टेज में ये हाइपर पोलराइज। तो अगर इसको 10 से 15 मिलीवोल्ट का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला उसके बाद भी ये एक्टिवेट नहीं होगा। और यही रीज़न है, इसी वजह से हम देखिए इम्पल्स कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ आप देख रहे हो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो इस कंडक्शन से हमें क्या चीज़ समझ में आ गई, एक तो हमें जो समझ में आया वो ये है कि जो इम्पल्स है इट इज यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। और ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ये एक्चुअल में है क्या, यही तो हमारा इम्पल्स है। देख रहे हो इस तरीके से जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इट इज़ नथिंग बट इम्पल्स, इस तरीके से हमारा इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लिख रही हूँ दूसरी चीज़, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, ये क्या है हमारा, ये हमारा इम्पल्स है।
तो इस तरीके से हमने देखा ए से बी, बी से सी, सी से एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा हमारा, इस तरीके से कंडक्शन हो रहा है। अब लास्ट में क्या होता है, न्यूरॉन का जो एंड पॉइंट है एक्सॉन टर्मिनल, वहाँ पे क्या हुआ, मान लेते हैं ये इस तरीके से है, ये एक एक्सॉन हमारा बल्ब है, एंड बल्ब जो होता है वो है। इसमें हम देखेंगे पाए जाते हैं साइनैप्टिक वेसिकल्स, और उसके अंदर क्या भरा होता है, उसके अंदर हमारे भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये हमारा साइनैप्टिक वेसिकल्स, और उसके अंदर ये जो फील्ड है वो हमारे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है जी, इतना क्लियर। अब देखो ये जो वेव है ना, ये इसी भाई ये सारा क्या है, न्यूरॉन ही तो था, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे। तो जो वेव है समझो ऐसे से करके डीपोलराइजेशन की आई आई आई, अब ये क्या करेगी वेव, ऐसे नहीं कि आगे पहुंचे और काम खत्म, नहीं नहीं नहीं, ये क्या करेगी, यहाँ पर पाए जाते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, इसने क्या किया, इसने अपना स्टिमुलस किसको डाला, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल को। तो अब क्या होगा, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे, और बाहर जितना भी कैल्शियम है वो सारा क्या होगा, वो इसके थ्रू अंदर आ जाएगा। आया, सेल के अंदर हमारे आ गया। अब देखो क्या होगा, ये कैल्शियम ना, ये जो साइनैप्टिक वेसिकल है इसको धकेलेगा, धकेला धकेला करते करते क्या होगा, हमारा साइनैप्टिक वेसिकल जो है एकदम एंड तक आएगा और फट जाएगा, और जितना भी इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर था वो सारा हमारा डिफ्यूज हो जाएगा। और ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये जो खाली स्पेस है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्टिक क्लेफ्ट। तो ये कहाँ पहुँच गया, साइनैप्टिक क्लेफ्ट में। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा कोई और न्यूरॉन, उसके अंदर वो चेंजेस आएंगे, एंड सो ऑन, इस तरीके से इम्पल्स का कंडक्शन होता रहेगा। इतना क्लियर है बच्चों? एक बारी मैं इसको फिर से समझा रही हूँ, क्या चीज़ है भाई। तो हमने देखा कंडक्शन कैसे हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, दूसरा वाला कैसा था अभी हमारा, पोलराइज था। तो यहाँ से दूसरे में पहुँचा एक वेव ऑफ डीपोलराइज, अब ये डीपोलराइज हो गया, इससे पहले वाला क्या था, पोलराइज। तो डीपोलराइज से फिर से हमारा कहाँ पहुँचा, पोलराइज में। इस तरीके से वेव चली गई, पर ये वापस क्यों नहीं गई, क्योंकि पुराना वाला एरिया भी हमारा क्या हो रखा है, हाइपर पोलराइज। और मैंने बताया था ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, कोई इम्पल्स पे से फर्क नहीं पड़ेगा, अभी इसमें टाइम लगेगा, सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा तब जाके पोलराइज स्टेट में आएगा, तो उसमें टाइम लग रहा है। तब तक हमारा इम्पल्स बहुत जल्दी जल्दी आगे जा चुका है इन फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। दूसरी चीज़ हमें समझ में आई थी, कैसे देख रहे हैं हम लोग, इसका जो फ्लो है वो कैसा है, यूनी डायरेक्शनल। फिर हमने देखा ये जो फ्लो है ऐसे ऐसे करके जो जा रहा है, ये जब पहुंचता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल में, वहाँ पे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल को खोलता है, बाहर से कैल्शियम के अंदर एंट्री हो जाती है उसकी वजह से। फिर हम देखते हैं कैल्शियम की एंट्री होने की वजह से हम क्या देख रहे हैं, ये जो साइनैप्टिक वेसिकल है इसको नीचे तक लेके गया, उसको फोड़ दिया, फोड़ने से सारा न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया, रिलीज हो गया, इसको रिसीव करेगा दूसरा न्यूरॉन, एंड यही सेम प्रोसेस फिर से हमारा चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया वो सारा था अबाउट जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आपको कोई भी इसमें डाउट लग रहा है, कुछ भी है, तो जल्दी से आप मुझसे इसमें कमेंट में पूछो। और आगे मैं ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे। अब जब हम ये कंडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, कंडक्शन किस में फास्ट होगा, ये वाली चीज़ देखते हैं। एक चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा, जो भी एक्सॉन जो माइलिनेटेड होते हैं उसमें कंडक्शन फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एटीपी का कम कंजम्पशन हो रहा है, वहाँ पे बायोलॉजिकल इंसुलेटर हमारा पाया जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हम क्या देखेंगे, माइलिन कंडक्शन के लिए एक तो माइलिनेटेड होना चाहिए वो, अगर माइलिनेटेड है तो कंडक्शन फास्ट है। दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, डायमीटर ऑफ एक्सॉन, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा होगा तो भी हम देखेंगे कंडक्शन हमारा फास्टर है। एंड ओब्वियसली एक और फैक्टर है हमारे यहाँ पे, टेम्परेचर। सो ये जो तीन चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती हैं हमारा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को। ये तीनों चीज़ें अगर होंगी तो हमारा कंडक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म हो रही है। अब बारी आ रही है आपके क्वेश्चन की। तो जो दो क्वेश्चन है आज के वो देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट, ड्यूरिंग रिफ्रैक्टरी पीरियड इसमें से क्या चीज़ होती है बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
In the resting stage of neural membrane, diffusion due to concentration gradient if allowed would drive। अगर concentration gradient के थ्रू हम देखें अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसमें से कौन सी वाली चीज़ होगी रेस्टिंग स्टेज पे। ठीक है बच्चों, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।